गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम वैश्वीकरण के चैप्टर के बारे में देखेंगे कि वैश्वीकरण के आपके आर्थिक परिणाम तक समझा देते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के आपके सांस्कृतिक परिणाम क्या होते हैं और वैश्वीकरण ने किस तरह से भारत को प्रभावित किया है और भारत ने वैश्वीकरण को किस तरह से प्रभावित किया है। सांस्कृतिक समरूपताएं क्या होती है, वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए जो भी प्रतिरोध में चलाए गए आंदोलन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से देखेंगे और ये आपका लास्ट क्लास होगा क्योंकि वैश्वीकरण के चैप्टर आपके शॉर्ट और बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, इसी के लिए ये लास्ट क्लास होंगे। एक क्लास पहले ले चुके हैं। तो हम चलिए समझते हैं कि वैश्वीकरण के हम आर्थिक परिणाम समझा दिए थे। तो हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम से नोट्स लिखवाते हैं। सबसे पहले तो नोट्स लिख लीजिए। यहाँ पे आपके वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम तक आपके क्लास ले चुके थे, तो इस क्लास में हम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम के बारे में समझेंगे। आपके नोट्स हैं तो ये अच्छे से आप कैरी कर लीजिए। वैश्वीकरण के द्वारा भारत को प्रभावित, भारत के द्वारा वैश्वीकरण को प्रभावित, ये आपका टॉपिक है कि भारत के द्वारा वैश्वीकरण को प्रभावित। ठीक है, सांस्कृतिक समरूपताएं क्या होती हैं इसके बारे में समझेंगे। ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कोई लाभ नहीं है, पर लिख लीजिए। वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लिख लीजिए। एक है ये इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे किया गया। तो बस इतना ही, इसके बाद आपका क्लास एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलिए हम अपने समझते हैं। तो हम कहाँ थे, तो वैश्वीकरण के मतलब आर्थिक परिणाम देख चुके थे। आज हम सांस्कृतिक परिणाम देखेंगे। तो सांस्कृतिक का मतलब आप क्या समझते हैं, हम चलिए देखते हैं कि सांस्कृतिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, ठीक है। वैश्वीकरण के हम सांस्कृतिक परिणाम के बारे में समझते हैं। तो आपको सबसे पहला सांस्कृतिक का अर्थ जानना है कि सांस्कृतिक के क्या अर्थ होते हैं। तो आपको इसका अर्थ जानना है कि संस्कृति का अर्थ होता है रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा। आपका ये सारे क्या हो गए, सांस्कृतिक का अर्थ हो गया। तो आप कैसे तरह से वैश्वीकरण ने हमारे देश की संस्कृति को प्रभावित किया है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है वह एक तरह से यूरोपीय कल्चर से एकदम भिन्न अलग है। हमारे देश में साड़ी, लुंगी, धोती, ये सारे चीज़ों का प्रचलन है और हमारे देश में धुसका उसका अपने चावल उवल खाने उने का प्रचलन है, हमारे संस्कृति है। लेकिन वैश्वीकरण जैसे ही हमारे देश में प्रवेश किया तब से ही हमारा जो देश है वह यूरोपियन कल्चर को अपना रहा है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही तो दूसरे हम यूरोपीय कल्चर को अपना रहे हैं। वहाँ के खान पान रहन सहन सब कहाँ के हो गए, यूरोप के हो गए, अमेरिका की संस्कृति की ओर ढल रहे हैं। क्या जूता जीन्स फटे हुए जीन्स ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं है, यूरोपीय कल्चर है जिसे हम अपने देश में अपना रहे हैं। आज हम कभी भी अगर जाएंगे तो कहीं भी अगर यहाँ पे फट गया, पैर के पास जो घुटना है नी के पास फट जाता है, तो क्या हो जाता है, वो हमारे स्टाइल हो जाते हैं। क्या वो हमारे देश की संस्कृतियां हैं? नहीं है। आजकल लड़कियां जो हैं कि आधे मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, क्या वो हमारे देश की संस्कृतियां हैं? नहीं, वो हमारे देश की बिल्कुल भी संस्कृतियां नहीं, बल्कि यह यूरोपीय और अमेरिकन कल्चर है जो कि हमारे देश में फैला हुआ है। इसका कारण क्या है, हम लोग, अगर हम उन लोगों के कल्चर को फॉलो ना करें तो हमारे देश की जो संस्कृति है वह बचे रहेगी, जिससे कि हमारी संस्कृति धरोहर लुप्त होते जा रही है। पहले के जो प्राचीन सभ्यता के जो काल के जो समय के जो हमारी संस्कृतियां थी आज वर्तमान समय में नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कल्चर में ढल रहे हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृतियां हैं लुप्त होने जा रही है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ये हमारे शास्त्रीय नाच है, डमकच, ये सब कहाँ गए, कहाँ गए? भांगड़ा ये सब नहीं है, उतना प्रचलन नहीं। हमारे तो डिस्को डांस चलेगा, एक डीजे बजा दीजिए नाचने लगेंगे। तो क्या है, यहाँ यूरोपीय कल्चर है, अमेरिकी कल्चर है, हमारे देश के तो कल्चर नहीं है। हमारे देश का कल्चर क्या है, यही हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए, छौ नाच डांस, ये सारे वगैरह हो गए। हमारा धुसका खाना पीना चावल ये हो गए। उसके बाद हमारा धोती लुंगी, ये सारे अलग अलग राज्य का अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं।
तो ये सारे हो गए, लेकिन आज के वर्तमान समय में ये सभी तो दिखने को मिल नहीं रहे। तो यही कारण है कि आज हमारे देश में जो वैश्वीकरण के कारण हमारे संस्कृति में बिल्कुल क्या आए हैं, चेंज हो गए हैं। क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, कि आज हमारे कल्चर जो हैं वो दूसरे कल्चर को अपना रहे हैं हमारे देश के जो लोग हैं। इसका कारण कौन है, हम लोग हैं। हम ही लोगों के कारण तो हम दूसरे कल्चर को अपनाएं। हम उन लोगों के कल्चर को अपनाएंगे ही नहीं तो हमारे देश में दूसरी यूरोपीय कल्चर या तो अमेरिकी कल्चर फैलेगा ही नहीं। तो यही था हमारा सांस्कृतिक परिणाम। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कि अगला टॉपिक में हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने किस तरह से भारत को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण से भारत प्रभावित, ठीक है। आप टॉपिक वहां पे देख सकते हैं, वैश्वीकरण से भारत प्रभावित। कि वैश्वीकरण से किस तरह से भारत प्रभावित हुआ है। जैसे ही हम 1991 ईस्वी में, कब, 1991 ईस्वी में व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया गया। कब हटाया गया था भारत के द्वारा, 1991 ईस्वी में। व्यापार को जो प्रतिबंध थे, व्यापार में जो प्रतिबंध थे, तो प्रतिबंध जो थे उन्हें हटा दिया गया, ठीक है। 1991 ईस्वी में जब हटा दिया गया प्रतिबंध को, तो उस समय सबसे ज्यादा व्यापार और निवेश का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। यदि 1991 ईस्वी में जैसे ही हम व्यापार में जो लगे प्रतिबंध थे वो हटाए, 1991 से पहले कोई विदेश की जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में नहीं आ सकती थी, हमारे देश में नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया था, हमने वैश्वीकरण पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही 1991 में वित्तीय अकाल हमारे देश में पड़ा, उस समय 20 दिन के महज हमारे देश में पैसा थे खाने पीने, यानी कि पूरे देश को चलाने के लिए 20 दिन के पैसा थे। तो उस समय के वर्तमान वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या किया कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण को अपनाया, एलपीजी। 1991 ईस्वी में एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजों को 1991 ईस्वी में अपनाया गया, जिससे कि व्यापार पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से 1991 में हट गया। बहुत सारी कंपनियां जो है विदेश से भारत आई, उठ पाट करके विदेश से भारत आई। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। जगह जगह पर कंपनियां लगाए गए, जगह जगह पर कंपनियां के स्थापित किए गए, जिससे कि हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिला। रोजगार मिला, यहाँ के लोगों को रहने अच्छे तरीके से खाने पीने के अच्छे चीज़ें मिले, हमारे देश को लाभ हुआ, हमारा देश जो है वित्तीय आपात से बाहर निकल गया। वैश्वीकरण के कारण ही 1991 के बाद हमारे देश में इतने सारे वस्तुओं का निर्माण किया गया, इतने सारे वस्तुएं तरह तरह के बनाए गए कि लोगों के समक्ष जो है कि वस्तुओं को पसंद नापसंद करने की क्या विकल्प बढ़े। कैसे विकल्प बढ़े? आज वर्तमान समय में आज जाइएगा, कोई मॉल जाइएगा, तो आप वहां पे आपको देखने को मिलेगा, आप कोई एक वस्तु को पसंद ना आकर के आपको तरह तरह के वस्तुएं पसंद आएंगे। कि आप कहीं भी मॉल या तो बाजार गए होंगे, आप बिल्कुल गए होंगे, आपसे पूछते हैं बाजार गए हैं कि नहीं, गए हैं। मॉल गए हैं कि नहीं, गए। क्या आपको वहां पसंद? नहीं, एक वस्तु को देख नहीं, दूसरे ये पसंद है, ये पसंद है। क्यों? वैश्वीकरण के कारण ही लोगों में पसंद नापसंद करने की विकल्प बढ़ गए। अगर लड़कियां गए तो उनको तो लगता है कि उन्हीं का पूरा मॉल है, वो तो पूरा उनका बस चला तो मॉले उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें एक चीज को पसंद नहीं, तरह तरह के लिपस्टिक, आईलाइनर से लिपस्टिक का घाघरा चोली बोले बहुत सारे उनके पहनावा होड़ावा लड़कियां के हैं। तो अगर उन्हें उनकी बस चला तो वो पूरे मोले उठा लेंगे। लड़के का भी बस वही सिस्टम है। तो यही है कि वैश्वीकरण से भारत प्रभावित हुआ है कि जब 1991 में हमारे देश में व्यापार में लगे प्रतिबंध को हटाया गया तब। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण से तो भारत प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तीसरा आप टॉपिक देखिएगा, भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो भारत ने अब वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। वैश्वीकरण भारत को प्रभावित किया हुआ था, लेकिन अब भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। कि वही बात है सेम 1991 ईस्वी में जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण का मतलब क्या होता है आपको समझना है। उदारीकरण का मतलब क्या है कि जब कोई सरकार
दूसरे कंपनी, कोई निजी कंपनी या बाहरी कंपनी को हमारे देश में आकर के उन्हें अपनी कंपनी स्थापित करने का अवसर देता है, तो वही होता है उदारीकरण, जो कि भारत सरकार ने 1991 के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि निजी लोग जो हैं वो अपने कंपनियां स्थापित कर सकते हैं, बाहर से बहुत सारी कंपनियां आ सकते हैं। तो बाहर से बहुत सारी कंपनियां आए, भारत को बहुत सारे फायदा हुआ, बहुत सारे लाभ हुए। और हुआ क्या कि इससे वैश्वीकरण से भारत को किसी भी प्रकार का उतने ज़्यादा अन्य विकासशील देशों को लाभ नहीं हो रहा था। उस समय भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के लिए आवाज उठाए। तो इस तरह से भारत ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया हुआ था। पहले क्या था कि वैश्वीकरण ने भारत को प्रभावित किया, लेकिन भारत ने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया। आपके ये चौथा टॉपिक था। तो आप इसे टॉपिक देख के मात्र समझिए, आपको टॉपिक बस समझना है, कहीं पे कोई भी गलती नहीं होगी। आपको नोट्स पहले दे चुके हैं, टॉपिक समझना है और टॉपिक के आधार पर ही, क्योंकि क्वेश्चन में टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, तो आप लिख सकते हैं ना, आपको टॉपिक पूरी तरह समझा रहे हैं, ये सारे आप टॉपिक लिख सकते हैं। आप बोले भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया, ये लिख सकते हैं। सांस्कृतिक परिणाम क्या है, ये सारे आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता क्या होते हैं, अगला आप टॉपिक लिख सकते हैं सांस्कृतिक समरूपता। सांस्कृतिक समरूपता वहां पे आपके लिखे हुए, ठीक है। तो सांस्कृतिक समरूपता क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका अर्थ समझेंगे। सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ, तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ ही होता है कि वेस्टर्न कल्चर को फैलाना, यानी कि पश्चिमी संस्कृति को फैलाना। अब इसको हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति को फैलाना, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति को फैलाना, तो इसका अर्थ होता है सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ होता है पश्चिमी संस्कृति को फैलाना। आज अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में पश्चिम यूरोप के और अमेरिका के संस्कृति फैला हुआ है। आज हमारे देश की संस्कृति नहीं है। कैसे आप बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लैंग्वेज को देख के चलिए। लैंग्वेज हमारे दो हैं, एक है हिंदी है कि नहीं, और एक है इंग्लिश। ये दो भाषा हैं सबसे ज्यादा हमारे देश में चलती है, हिंदी मातृभाषा और सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश। क्यों? आज इंग्लिश पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभर रहे हैं। हर एक देश में इंग्लिश बोले जाते हैं। दूसरा देश जाना है, हमें इंग्लिश सीखना है, क्यों नहीं? दूसरा देश के लोग हिंदी क्यों ना सीखें, हम ही इंग्लिश क्यों सीखें? बात है कि दूसरे देश भी तो हिंदी सीखने चाहें, हम ही इंग्लिश क्यों सीखे? क्यों? क्योंकि ये हो रहे हैं सांस्कृतिक समरूपता, यानी कि पश्चिमी देश के जो संस्कृति हैं वह हमारे देश में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यूरोप के और अमेरिका की संस्कृतियां, हमारी संस्कृति तो लुप्त होते जा रही है धीरे धीरे, कोई तो उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है। यही होते हैं सांस्कृतिक समरूपता। अब एक आपको टॉपिक देखना है जो कि वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन कुछ नहीं है, वो मात्र आपका ऐसे ही है, आपको उसको देखना भी नहीं, उससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। हाँ, लेकिन वैश्वीकरण का प्रतिरोध ये आपको देखना है। एक टॉपिक और, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध एक टॉपिक आपका होगा, ठीक है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, आपको वैश्वीकरण का प्रतिरोध में आपको दो चीजों को जानना सबसे अति आवश्यक है। एक है वामपंथी, ठीक है, और एक है हमारा दक्षिणपंथी। ये दो कौन होते हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये दो कौन होते हैं। वामपंथी जो गरीबों के हित के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, उसे वामपंथी कहते हैं। जैसे कि आप कोई गरीब के लिए लड़ रहे हैं, गरीब के हक के लिए लड़ रहे हैं, गरीब के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप वामपंथी हो गए। और मैं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूं, अपने के लिए देख रहा हूं, गरीब को नहीं देख रहा हूं, तो हम दक्षिणपंथी हो गए। समझ में आई बात? समझ में आए? तो वामपंथी जो गरीब के हित के लिए लड़े, दक्षिणपंथी जो स्वार्थ अपने हित के लिए लड़े, वो किसी के फायदा ना चाहे, तो ये हुआ। तो इसी के लिए अब हुआ क्या, तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ कैसे?
तो वामपंथियों का कहना था कि जैसे जैसे वैश्वीकरण हमारे देश में आए हैं उससे गरीबों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। यह वामपंथियों का कहना था कि अमीर अमीर होते गए और जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। पश्चिमी देश की संस्कृति को फैला आने के कारण, पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति आने के कारण वहाँ की संस्कृतियाँ हमारे देश के लोग अपना रहे हैं और हमारे देश की जो संस्कृति, जो धरोहर है वो लुप्त होते जा रही है, यानी कि समाप्त होते जा रही है। यह क्या चल रहा है? उन्होंने वामपंथियों ने कहा यह तो बहुत ही बड़ा, जो हमारे प्राचीन काल से जो हमारी संस्कृतियां हैं वो चलती आ रही हैं, वह आज वर्तमान समय में नहीं दिख रहे हैं। यह वामपंथियों का कहना था। लेकिन दक्षिणी पंथियों का क्या कहना था कि वैश्वीकरण से राजनीतिक दल कम पड़ रहे हैं। इसमें आर्थिक फायदा क्या देख रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वो कम पड़ रहा है, राजनीतिक दल की शक्तियां कमजोर हो रही हैं, उसे और बढ़ावा दिया जाए। आर्थिक लाभ कमाने के बारे में वामपंथ दक्षिण पंथियों का सोचना था, लेकिन वामपंथियों ने इन्होंने खुल करके भारत के गरीबियों को हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। तो यही थे वैश्वीकरण का प्रतिरोध आंदोलन। वैश्वीकरण का प्रतिरोध आंदोलन का मतलब यही आपका है कि प्रतिरोध किया गया था वामपंथी और दक्षिणीपंथी ये दोनों के द्वारा। समझ में आ गया? तो यही थे आपके पूरा फुल चैप्टर, पूरे तरह के हर एक टॉपिक समझा दिए कि सांस्कृतिक परिणाम है क्या है, आप देखिए समझा दिए। वैश्वीकरण से भारत कैसे प्रभावित है वो देखे, और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया ये बता दिए। सांस्कृतिक समरूपता क्या होता है ये भी बता दिए। वैश्वीकरण का प्रतिरोध ये भी बता दिए। दो छोड़ दिए, सांस्कृतिक भिन्नीकरण कुछ नहीं है, अलग अलग संस्कृति का मतलब उसको अपनाना, वही सांस्कृतिक भिन्नीकरण कुछ नहीं है। वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन ये भी कुछ नहीं है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। तो ये आपके बिल्कुल कुछ प्रकार नहीं है, आपको जितने आपको जानना था वो यहाँ पे समझा दे। तो इस कला वैश्वीकरण का चैप्टर जो 6 है आपका समाप्त हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस के भाग 2 के चैप्टर जो 6 है वो हो जाता है द एंड। ठीक है, द एंड हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 7 के लेके आएंगे, और इस चैप्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है। अब इस बुक के मात्र 2 चैप्टर बाकी हैं। 6 चैप्टर खत्म हो गया, 7 और 8 ये 2 चैप्टर बाकी है। उसके बाद ये भी बुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फर्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।